हेलो दोस्तों, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पथ सक्सेस जीके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 जीव विज्ञान बायोलॉजी का चैप्टर नंबर तीसरा। चैप्टर नंबर तीसरा का नाम आप लोगों को अच्छे ढंग से पता है कि चैप्टर नंबर तीसरा जो है वे हम लोगों का है जीव जनन कैसे करते हैं। दोस्तों, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन प्रेस, क्लास की लिंक को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्लास में कमेंट कीजिए और क्लास की लिंक को शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को पता है लेक्चर नंबर चौथे में हम लोग पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था। उसमें अच्छे ढंग से पढ़ा था, पुंकेसर के बारे में पढ़ा था, स्त्री केसर के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे स्त्री केसर किन किन भागों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो चैप्टर 1, 2 ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है। हर एक क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर एक क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों, वहां से आप हर एक क्लास ले सकते हैं डेली। दोस्तों, इस चैनल पर रोज हर एक क्लास चलता है, लेकिन टाइम थोड़ा चेंज कर दिया गया है। 4 बजे जो वीडियो अपलोड होता था उसका टाइमिंग 6 बजे कर दिया गया है। कितने बजे? 6 बजे आप लोगों को हर एक क्लास का वीडियो अपलोड मिल जाएगा। दोस्तों, हर एक रोज हम लोग नए नए टॉपिक पढ़ेंगे, भले ही 10, 15, 20, 25, 30 मिनट ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि हम लोगों को समझ में आए। क्या हम लोगों को समझ में आए? दोस्तों, हम लोगों ने पुंकेसर के बारे में पढ़ा था, बाह्य दल के बारे में पढ़ा था, दल के बारे में पढ़ा था, पुंकेसर के बारे में पढ़ा था, स्त्री केसर के बारे में पढ़ा था। पुंकेसर 2 चीजों से मिलकर बना होता है 3 चीजों से। कौन कौन से? परागकोश, तंतु और संयोजी ऊतक से। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम आपके लिए लेके आए हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ये टॉपिक है हम लोगों का स्त्री केसर। हम लोग स्त्री केसर के बारे में जानेंगे कि हाँ, स्त्री केसर में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। दोस्तों, बिना देर किए हम लोग हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। क्या? शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, फिर से कह रहे हैं, जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लास की लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। क्या कीजिए? क्लास की लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है पुष्प की मादा जनना संरचना। हम लोग नर के जो पुष्प का नर भाग होता है उसकी संरचना तो पढ़ लिया था। क्या? पुष्प का जो नर भाग था वो इस प्रकार का था। क्या? ये हो गया हम लोगों का पुंकेसर। अब हम लोग स्त्री केसर के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ भैया, स्त्री केसर के बारे में आप अच्छे ढंग से बताइए। चलिए हम लोग बिना देर किए स्त्री केसर के बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखा है पुष्प की मादा जननांग संरचना। मादा जननांग संरचना, देखिए यहाँ पर लिखा है स्त्री केसर या जयांग। स्त्री केसर, जब एक स्त्री केसर एक किसी पुष्प में एक मादा होता है उसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। जब स्त्री केसर बहुत सारे होते हैं तब उसी को हम जयांग कहते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा अच्छे ढंग से। जो ना देखा हो तुरंत जाइए, इस वीडियो को देखने के बाद लेक्चर 4 भी देखिए। देखिए आगे लिखा है गुरु बीजाणुधानी या बीजांड। गुरु बीजाणुधानी या बीजांड ये दोनों एक ही हैं तथा भ्रूण कोश से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? गुरु बीजाणुधानी, बीजांड तथा भ्रूण कोश से मिलकर बना होता है। इसका मेन मुख्य टॉपिक ये हम लोगों का इंपॉर्टेंट नोट्स है। नोट्स में हम लोग क्या लिखे हैं उसे समझिए। दोस्तों, अगर हैंड राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम थोड़ा हैंड राइटिंग को सुधारेंगे। यहाँ पर लिखा है प्रत्येक स्त्री केसर 3 भाग होते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अगर कोई पूछ लिया स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं, तब आप लोगों का क्या जवाब होगा? तब आप लोगों का सीधा सा जवाब होगा प्रत्येक स्त्री केसर में
तीन भाग होते हैं। कौन कौन से, ये भी तो जानना जरूरी है। ये नहीं कि हम लोग इतना पढ़ लिए प्रत्येक स्त्री के फल में तीन भाग होते हैं तो हो गए, नहीं दोस्तों। हमको ये भी पता करना है कि वो जो तीन भाग होते हैं वो कौन कौन से भाग हैं, ये भी जानना जरूरी है। देखिए पहला भाग इनका वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय। क्या दोस्तों तीसरा अंडाशय ये हो गया। देखिए वर्तिका अंडाशय हम चित्र पहले से बना दिए हैं। देखिए ये जो उभरा हुआ भाग होता है, ये पहले जो सुरंग हो, जैसे मटकी होता है, मटकी में आप लोग देखते हैं पहले गोला सा होता है, ये हम लोगों का है वर्तिकाग्र कैसा होता है, ये चिपचिपा होता है। कैसा होता है, चिपचिपा, क्योंकि जब इसमें पराग कण आएंगे तो अगर चिपचिपा नहीं होगा तो पराग कण रहेगा वो नीचे गिर जाएगा। ये जब चिपचिपा है, इस पे पराग कण उड़ते आए इस पे चिपक गए। क्या हो गए, चिपक गए। चिपकने के बाद वर्तिका एक नलिका रूप का होता है, नलिका रूप में होता है। जब परागकण हम लोगों का यहाँ पर चिपक गए, उसके बाद धीरे धीरे ये इस नलिका में आएंगे। नलिका से फिर तीसरा भाग है अंडाशय, जो कि अंडाशय लास्ट में चलकर हम लोगों का ये फल बन जाता है। क्या बन जाता है, फल बन जाता है। और देखिए यहाँ पर ये वाला जो भाग है बीजांड है, ये आगे चलकर बीज का निर्माण करता है। किसका, जो फल के अंदर बीज रहता है उसका निर्माण करता है। देखिए ये हम लोगों का परागकण ऐसे इधर से पहुंच जाएगा तब निषेचन क्रिया हो जाएगी। ये भी बताया जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर मादा युग्मक अंडकोश क्या होता है, जिससे परागकण निषेचित होता है। निषेचित करने के बाद ये अंडाशय हम लोगों का फल का निर्माण कर लेगा और बीजांड बीज का निर्माण कर लेगा। दोस्तों आप लोगों को चित्र हम फिर से बना के बता दे रहे हैं कि चित्र कैसे बनता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम लोग ये थोड़ा सा गोला टाइप लेंगे, हल्का सर्कल में, ये हो गया। जैसे हम लोगों का मटकी रहता था उसी प्रकार फिर ये थोड़ा नली लेंगे, उसके बाद अंडाशय होगा। इसके अंदर हम लोग बीजांड देखेंगे। क्या बीजांड है, अभी आप लोगों को बीजांड का चित्र भी समझाया जाए कि हाँ बीजांड कैसे बनता है। ये बन गया हम लोगों का स्त्री केसर। क्या हो गया, स्त्री केसर। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है स्त्री केसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जानते हैं कि वो जो परागकोश था, परागकण, वो स्त्री केसर तक किस माध्यम से और कैसे पहुंचता है। दोस्तों ये भी तो जानना जरूरी है। ये हम लोगों का हक हो गया परागण। हम लेक्चर नंबर 4 में आपको बताया था क्या, परागकण का निर्माण परागकण का निर्माण कैसे हुआ था। परागकण का निर्माण हम लोगों का जो पुंकेसर वाला भाग था, पुंकेसर का भाग क्या था, परागकोश था। परागकोश में ही परागकण का विकास हुआ था, परिवर्धन हुआ था, और वहीं से परागकोश से ही परागकण बन गया। अब मान लीजिए परागकण बन गया, अब वे कैसे आगे जाएगा, किस माध्यम से स्त्री केसर के पास पहुंचेगा। दोस्तों ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर लिखा है परागण और परागकण अलग अलग है। परागकण का निर्माण परागकोश में होता है, ये एक माध्यम है। क्या है, परागण एक माध्यम है जिससे परागकण जो है वर्तिका तक पहुंचता है। यहाँ पर लिखा है परागकणों। देखिए परागकणों का किसी भी माध्यम से उसे वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही होता है। किसी भी माध्यम, देखिए लिखा है परागकणों का किसी भी माध्यम, जैसे वायु, जल, कीट, जीव आदि के द्वारा, लिखा है आदि के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होने की क्रिया परागण कहलाती है। समझ में आया कि परागकणों का किसी भी माध्यम, कोई भी माध्यम हो, या जल के माध्यम से हो,
वायु के माध्यम से हो, कीट के माध्यम से हो, जीवों के माध्यम से हो, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि हाँ किस प्रकार पहुंचता है। मान लीजिए ये हम लोगों को क्या होगा, ये किसी पुष्प का, सॉरी दोस्तों अच्छे से बना दे। देखिए ये हो गया हम लोगों का था क्या, यहाँ पर स्त्री केसर पहले बनाए, ये स्त्री केसर हो गया, स्त्री केसर हो गया, स्त्री केसर ये हम लोगों का हो गया दल पुंज, ये बाह्य दल हो गया, ये पुष्पासन हो गया, और यहीं से हम लोगों का क्या निकला था, वर्तिकाग्र। नहीं से दोस्तों, ये हम लोगों का हो गया पुंकेसर। यहाँ पर हम लोगों का परागकण, परागकण बना। अब कोई भी कीट हो गया इस पे आकर बैठेगा, बैठने के बाद इसका परागकण उसके पैर में, नन्हे पैर में चपक जाएगा। चपकने के बाद जब ये जो कीट था ये उड़ते हुए इस पे आया, क्या, इस वर्तिकाग्र वाले भाग पे आया, वर्तिकाग्र वाले भाग पर आया, वर्तिकाग्र वाले भाग पर आया। भाग जो वर्तिकाग्र था ये चिपचिपा होता है, इसी तरह जो उस कीट के पैर में परागकण चिपके थे वे इस पे चिपक जाएंगे। तब ये जो यहाँ से परागकण यहाँ वर्तिकाग्र तक आया, इसी को यहाँ से यहाँ तक आने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, परागण। ये क्रिया हो गया हम लोगों को परागण। एक मिनट, बोर्ड पे जगह नहीं है मेरे दोस्तों, बोर्ड पर जगह नहीं है, जगह होनी परागण। इस क्रिया को क्या क्या लिखा है, परागकण यहां से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहलाते हैं। समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे परागण कितने प्रकार के होते हैं, क्या परागण कितने प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसे पढ़ने से पहले हम आपको शुरू में भी बताए थे कि एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प के बारे में, उसे भी जान ले। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला टॉपिक उसी को लेके आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम अभी आपसे क्या कहें कि अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं एक लिंगी और द्विलिंगी क्या होते हैं। हमने इसे पहले ही लेक्चर में बताया था, एक लिंगी जिसमें आप लोगों के सामने है। चलिए हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या बताया, बार बार पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है एक लिंगी है, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी। आप लोगों को नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि एक लिंगी, जिसमें एक लिंग होते हैं। यहाँ पर लिखा है जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होते हैं। जैसे कोई पुष्प है, उसमें नर या मादा से कोई एक उपस्थित होता है, या नर होगा या मादा होगा, जिसे हम कहते हैं या पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा। दोनों में से कोई एक अगर उपस्थित होता है तो हम उस पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता, पपीता और तरबूज आदि, ये जो दो एग्जाम्पल हम लिए हैं, इसमें बस एक ही जननांग पाए जाते हैं, या तो नर या तो मादा। आप लोगों को समझ में आ, जैसे एक फूल है, उसमें नर या मादा से एक है, नर मादा से कोई एक उपस्थित है, तब उस वाले को हम लोग कहेंगे यहाँ भैया ये एक लिंगी पुष्प है। और देखिए द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प द्विलिंगी कहलाता है। अभी जैसे हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं गुड़हल और सरसों, गुड़हल के बारे में हम लोग पढ़े हैं, इसमें
पुंकेसर भी होता है और स्त्री केसर भी होता है। क्या होता है? पुंकेसर भी होता है, स्त्री केसर भी होता है। इसीलिए इन पुष्पों को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ ये हम लोगों का द्विलिंगी पुष्प है। दोस्तों अब हम लोग परागण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। परागण दो प्रकार के होते हैं, वे भी पढ़ लेंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी श्रीमान, अब हम लोगों का है परागण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखा है परागण परागण दो प्रकार के होते हैं। क्या? परागण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया स्वपरागण, जो स्वयं से परागण करता है, और एक पर परागण। स्वयं परागण, स्वपरागण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों का पर परागण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड में जगह कम है, डायग्राम भी बना के समझाना होता है। चलिए दोस्तों, लिखा है स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। लेकिन दोस्तों फिर से कह रहे हैं, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, क्लास की लिंक को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों जितने लोग इस चैनल से जुड़ेंगे उतना ही हम लोगों का जो पथ सबसे यूपी बोर्ड है उसका परिवार बढ़ेगा। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं POSU बोर्ड। क्या? POSUP बोर्ड। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं POSU बोर्ड। इसका मतलब होगा पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड। या पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। देखिए बिना देर किए हम लोग पढ़ेंगे स्वपरागण। यहाँ पर लिखा है जब पुष्प का परागकण, जो परागकण होता है, उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं या स्वपरागण कहलाता है। समझिए, एक फिर से समझिए, जब पुष्प का परागण जो होता है, परागकण जो होता है, उसी पुष्प या उसी पुष्प पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को हम लोग स्वपरागण कहते हैं। देखिए जैसे ये हो गया हम लोगों का कोई पुष्प हो गया, ये हम लोगों का कोई पुष्प हो गया, और ये मान लीजिए ये होगा हम लोग को पुष्प। एक पुष्प यहाँ पर भी है, कहाँ पर भी है? यहाँ पर है। देखिए अगर यहाँ पर परागकण है, क्या है? यहाँ पर परागकण है। अगर ये परागकण, ये मान लीजिए छोटा सा अंडाशय हो गया, ये स्त्री केसर। अगर ये परागकण या इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, या ये जो पादप है, पादप किसी अन्य पुष्प तक पहुंचेगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? स्वपरागण। देखिए उसी पौधे में हो रहा है, उसी पादप में हो रहा है। ये हम लोगों का जिसे पौधा कहते हैं, या पौधे के उसी फूल पे हो या पौधे के किसी अन्य फूल पे हो, ये परागण है, परागकण है। परागकण देखिए या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा, या लिखा है ना उसी पुष्प, ये परागण उसी पुष्प पे हुआ, या उसी पादप, ये जो पादप है उसी किसी अन्य पुष्प, एक पुष्प यहाँ पर है, एक पुष्प यहाँ पर भी बना लीजिए, ये पुष्प हो गया, या यहाँ पर पहुंचे, या उसी पुष्प के स्त्री के सर पे रहे, या उसी पादप किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। चलिए अब हम लोग परपरागण के बारे में जानते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग परपरागण पढ़ते हैं। परपरागण क्या कहता है? देखिए सेम उसी का वैसे ही है,
हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है पर परागण की वह क्रिया, पर परागण की वह क्रिया जिसमें परागकणों का स्थानांतर किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो तो परागकण कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का दो पादप हो गया, ये हम लोगों का दो पादप हो गया, एक मान लीजिए पुष्प ये हो गया और दूसरा पादप भी हो गया, दूसरा पुष्प का ये हो गया। अगर इस पुष्प का जो परागकण है इस पुष्प पर जाएगा तब हम लोग इसी माध्यम को क्या कहेंगे कि ये हम लोगों का पर परागण हुआ। अगर ये जो परागकण है इसी पुष्प पे रह जाएगा या इसी पुष्प के पादप पे रह जाएगा पादप पर, तब वो स्वपरागण हो गया। अगर ये उड़कर परागण पर परागण ये कण उड़कर इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये पर परागण होता है। पर परागण में एग्जाम्पल हम लिए हैं, जैसे में सेब हो गया, अंगूर हो गया। सेब और अंगूर में स्वपरागण नहीं होता या स्वपरागण नहीं होता, इसमें पर परागण होता है। परागकण किसी अन्य पौधे से, अन्य पादप से उड़ते हुए इस वाले पादप पर आते हैं जहां पर निषेचन की क्रिया होनी है। जैसे ये पादप हो गया, यहाँ से परागकण किसी माध्यम, जल के माध्यम से, कीट के माध्यम से, जीव जंतु के माध्यम से दूसरे वाले पादप तक पहुंचते हैं तो उस परागकण का दूसरे पादप पर स्थानांतर करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? पर परागण कहते हैं। ये दो परागण दो प्रकार के होता है, हम फिर से बता रहे हैं, एक पर परागण, दूसरा स्वपरागण या स्वपरागण पर परागण। चलिए दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जो हमारा स्त्री केसर के अंदर बीजांड था, थोड़ा उसकी संरचना को देख लेते हैं। ये आपकी क्लास में नहीं दिया है पर क्लास 12 में दिया है। स्त्री केसर हम लोग पढ़े, थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए ये जो बाहरी छोल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य अध्यावरण कहते हैं। और जो ये वाली परत है उसे अंत अध्यावरण कहते हैं। हो गया। देखिए यहाँ पर खुला होता है जहां से परागकण प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के जस्ट सामने निभाग होता है। क्या होता है? निभाग होता है। और ये जो ये वाला परत है इसे हम लोग बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड काय। देखिए यहाँ पर एक बिंदु है जहां से जुड़ा होता है बीजांड वृंत जुड़ा होता है, उसे हम लोग कहते हैं निभाग। निभाग के जस्ट नीचे होता है बीजांड वृंत होता है। और ये जो पूरा पुष्प होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? अपरा पर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है दोस्तों? अपरा पर स्थित होता है। देख लीजिए बीजांड की संरचना बनाना बहुत ही सिंपल है। क्या है? बहुत ही सिंपल है। हम लोग बस एक छोटा सा ऐसे गोला बनाएंगे जिसमें बीजांड का भरेंगे, फिर इसे आधा करेंगे, फिर इस तरह से आधा ले जाएंगे, फिर एक बार पूरा लेके हल्का ऐसे घुमा देंगे, फिर ये बन गया बीजांड की संरचना हम लोगों का। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसमें आगे चल के 7 केंद्रक, क्या 7 केंद्रक और 8 कोशिका का निर्माण होता है। क्या 7 केंद्रक 8 कोशिका का निर्माण होता है। 7 केंद्रक 8 कोशिका, 8 केंद्रक। एक मिनट दोस्तों थोड़ा देख लें। 8 केंद्रक है, 8 केंद्रक और 7 कोशिका का निर्माण होता है। कितना? फिर से लिख रहे हैं, 8 केंद्रक हो गया हम लोगों का, 8
केंद्रक और 7 कोशिका कोशिका का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा हम निषेचन के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? निषेचन के बारे में। निषेचन किस प्रकार से होता है? जैसे हम लोगों में नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, उसे हम लोग को निषेचन कहते हैं। वैसे उसी प्रकार से इसमें देखिए कैसा होता है। इतना बड़ा लिखा है बस आप लोगों को समझने के लिए। आप लोग इसे समझने के बाद अपने भाषा में लिख सकते हैं। क्या? अपने भाषा में लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है। निषेचन एक बार जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जब परागकण जो होता है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो वो क्या होता है? अंकुरित होता है, अंकुरित होने लगता है। क्या? अंकुरित होना शुरू हो जाता है, अंकुरित हो जाएगा, उसमें चपकेगा, फिर वो धीरे धीरे अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद देखिए क्या लिखा है? पराग नलिका निर्माण। अंकुरित के बाद परागकण के पराग नलिका विकसित करता है। यहाँ पर समझिए, पराग नलिका निर्माण। अंकुरित के बाद जब पराग नलिका निर्माण होता है उसके बाद परागकण एक पराग नली विकसित करता है। क्या? परागकण जो होता है वो एक पराग नली विकसित करता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया हम लोगों का परागकण। ये जब अंकुरित हो जाएगा फिर ये गोलाश है, गोलाश नहीं रहेगा, एक नली के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा? नली के रूप में हो जाएगा। होने के बाद तब जो वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचता है। ये हो गया हम लोगों का वर्तिकाग्र हो गया। फिर ये जो नली है, वर्तिका है, इसके जरिए यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों का क्या आया? परागकण आया। फिर यहाँ से जब अंकुरित होने के बाद ये पराग नली का निर्माण करेगा। पराग नली के निर्माण करने के बाद वर्तिकाग्र से होकर अंडाशय, क्या अंडाशय वाले भाग में पहुंचेगा। तब क्या होगा? देखिए बीजांड में प्रवेश। तो पराग नली का एक छोटे से छिद्र, जिसे हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं, क्या छिद्र होता है उसे माइक्रोपाइल कहते हैं, के माध्यम से बीजांड में प्रवेश कर लेता है। ये जो हम लोगों का बीजांड था, बीजांड कैसे था? ये बीजांड था जब वर्तिकाग्र पहुंचेगा, पहुंचने के बाद अंकुरित होगा, उसके बाद वो पराग नली का निर्माण करेगा। पराग नली से होते हुए ये जो हम लोगों का वर्तिका था, क्या था? वर्तिका से होते हुए एक छोटे से छिद्र, क्या होते हुए अंडाशय तक पहुंचेगा। अंडाशय तक पहुंचने के बाद बीजांड, ये जो बीजांड है इसमें प्रवेश कैसे करेगा? प्रवेश करने के लिए वो पराग नली का एक छोटे से छिद्र होगा, छिद्र से अंदर जाएगा। इसी क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए क्या लिखा है। एक बार जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वह अंकुरित होना शुरू हो जाता है। पराग नली निर्माण अंकुरित के बाद परागकण एक पराग नली विकसित करता है। वही बताया ना, ये परागकण होगा, ये जब अंकुरित होने के बाद ये पराग नली बन जाएगा, पतला सा बन जाएगा, नली के कार बन जाएगा। होता है जो वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचेगा। जो वर्तिकाली हम लोगों का भाग है, यहाँ से होकर वर्तिका अंडाशय तक पहुंचेगा। फिर वहां पर बीजांड में प्रवेश करेगा। बीजांड में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। तो इस माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे? निषेचन क्रिया। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। क्या लिखा है? फल और बीज का विकास। फल और बीज का विकास किस प्रकार होता है? थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, उस पर ध्यान ना दीजिएगा। देखिए क्या होता है फल और बीज का निर्माण। हम लोग एक ही भाषा में समझ लेते हैं। बुक में तो बहुत बड़ा दिया है, बहुत विस्तार से बताया गया, लेकिन नहीं, जो हम लोग अपने पेपर में लिख सकें उसके जरिए से हम लोग समझते हैं। देखिए क्या लिखा है? निषेचन के बाद अंडाशय
फल में विकसित हो जाता है। जो हम लोग अंडाशय वाला भाग था, स्त्री केसर का अंडाशय वाला भाग था, वो फल बन जाएगा। निषेचन के बाद वो फल बन जाएगा, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। पुष्प में जो अन्य भाग हैं वो मुरझाकर गिर जाएंगे, लेकिन अंडाशय फल का निर्माण लेगा। यहाँ पर लिखा है परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल बन जाता है, फल के रूप में विकसित हो जाता है। सही दोस्तों, फल के रूप में विकसित हो जाता है। फल के रूप में क्या विकसित होता है? अंडाशय विकसित होता है। और बीजांड से बीज विकसित होता है। जो हम लोगों का बीजांड वाला भाग था, ये वाला भाग था, ये वाला भाग था, इससे बीज बन जाएगा। जो फल के अंदर बीज रहता है वे का बन जाएगा। यहाँ पर लिखा है बीज एक धूल होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर होता है, अंदर होता है। दोस्तों, जो हम लोगों का फल होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? बीज। देखिए, अब फल कहाँ से निर्माण हुआ, फल कहाँ से बना? जो स्त्री केसर का अंडाशय वाला भाग था वहां से फल का निर्माण हुआ, और अंडाशय के अंदर जो बीज था, बीजांड था, वो बीज का निर्माण कर लिया। दोस्तों, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थोड़ा सा टॉपिक है, उसे हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ऐसे ही बुक से पढ़कर समझा देते हैं। यहाँ ये जो अन्य भाग था मुरझा के गिर गया, तो कौन कौन से भाग थे जो मुरझा के गिर गया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? देखिए, हम अपने बुक से पढ़ रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, ये बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। कहा जाए जो निषेचन के पश्चात पुष्प में, फूल में परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बोर्ड पे लिखा हुआ आ रहा है। देखिए, लिखा है पुष्प में निषेचन के पश्चात अनेक परिवर्तन होते हैं। क्या? पुष्प में जब निषेचन हो जाते हैं उसके बाद इसमें अनेक परिवर्तन होते हैं। पुष्प के अंडाशय के भाग तथा जो पुष्प के अंडाशय से फल, क्या? पुष्प के अंडाशय से फल, बीजांडों से बीजों का निर्माण होता है। अभी हमने बताया अंडाशय से फल बनेगा और बीजांड से बीज बनेगा, निर्माण होता है। पुष्प के निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन होते हैं। क्या? देखिए, बाह्य दल, पहला है बाह्य दल, यह प्रायः मुरझाकर गिर जाता है। जैसे टमाटर, बैगन और रस भरी आदि के फलों में लगे रहते हैं। देखिए, और जो दल था यह भी मुरझाकर झड़ जाएगा या गिर जाएगा। पुंकेसर भी यह भी सूख कर गिर जाता है। वर्तिकाग्र भी सूख कर गिर जाता है, और वर्तिका भी यह फल मुरझा कर या जाए सूख कर गिर जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। अंडाशय की जो भित्ति थी वो फल भित्ति बन जाएगी, फल की बाहरी परत बन जाएगी, और बीजांड जो है इसमें निम्नलिखित परिवर्तन होने के बाद बीज बन जाता है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे, इसके बाद ये बीजांड बीज का निर्माण ले लेगा। और लिखा है अंड कोशिका, ये भूण बनाती है। क्या? भूण बनाती है। सहायक कोशिका ये नष्ट हो जाती है। प्रमुख कोशिका जो है ये भी नष्ट हो जाती है। द्वितीय कोशिका ये भी नष्ट हो जाती है। तो इसके बाद लिखा है इस प्रकार अंत में फल तथा इनके अंदर एक अन्य भूणपोष या अभूणपोषी बीज होते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक हम लोगों का होगा मानव में जनन, मानव में लैंगिक जनन। दोस्तों, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, वीडियो के लिंक को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।